इंग्लिश में पूछ लो। कल्चर क्या होता है? हाँ, संस्कृति तो इसका स्पेलिंग हो गया, हिंदी में मीनिंग हो गया। और क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसमें? डोंट वरी, कोई बात नहीं। कोई और आप में से बता पाए? ऑनलाइन टीम भी आप अपने भेज सकते हैं जवाब, हम लोग आपके जो भी रिप्लाई रहेंगे प्राप्त करते रहेंगे। आप लोग ऑफलाइन वाले भी बताएं क्या है संस्कृति। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, है ना? संस्कृति। हाँ, अच्छा शब्द दिया आपने, संस्कार। ये भी कई बार सुना होगा, है ना? एक शब्द और आता है, सभ्यता। ऐसे कई सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, है ना? संस्कारों में भी दो शब्द आते हैं, उस व्यक्ति को अच्छे संस्कार मिले, उस व्यक्ति को बुरे संस्कार मिले ना। या फिर कई बार डायलॉग आपने सुने होंगे, मूवियों में तो एटलीस्ट सुने होंगे, ये हमारे संस्कार नहीं है। एक मूवी है शायद अमिताभ बच्चन की, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सूर्यवंशम। ये क्या, उसमें डायलॉग देते हैं ना, हमारी परंपरा प्रतिष्ठा। सूर्यवंशम ही, हाँ शायद यही कुछ ऐसा कि हमारे संस्कार हमें इसकी इजाजत नहीं देते। कोई अगर आदमी रहता है थोड़े अच्छे खासा, जो अपने मूल्यों के लिए प्रेरित होता है कि साहब हम अपने मूल्यों को माने, मूल्य मतलब जो भी उसके संस्कार है, तो उसको संस्कार का भी नाम दे दिया जाता है। ऐसे कई सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। अपने सिलेबस में ये सारी चीजें मजेदार रूप से इंक्लूड की गई है, पर हम इसको क्या बना देते हैं, बोरिंग बना देते हैं। सिलेबस पढ़ना उसी प्रकार से है जैसे जिस बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती और जबरदस्ती उसको अंग्रेजी की क्लास में बिठा दो या मैथ की क्लास में बिठा दो, है ना? जिसको मैथ नहीं आता है, उतना ही खतरनाक है। उससे सिलेबस पढ़वा लो, वो पढ़ने के लिए किसी सब्जेक्ट के लिए बढ़िया तैयार रहेगा। बाकी सामान्यतः अगर हम लोग देखें तो सिलेबस से वो दूर भागने का प्रयास करेगा, जबकि सबसे पहला ही काम हमें क्या करना चाहिए, सिलेबस को समझना चाहिए। सिलेबस समझने का मतलब केवल यही नहीं है कि हम ये समझ पाए कि सिलेबस में कितने पेपर होते हैं, पहला पेपर किसका होता है, प्रीलिम्स में कौन सा होता है, मेंस में कौन सा होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, यही काफी नहीं है। सिलेबस समझने का मतलब है कि सिलेबस में जो दिए गए शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में एटलीस्ट ये तो पता हो कि ये शब्द क्या कह रहा है, क्या जानता है। तो ये भी हमें जानकारी हो, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा सिलेबस तो आप लोग ये पढ़ लेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेटिंग का मतलब कि उसमें कितने पेपर होते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला भी था, 4-5 लोग जब थे यहाँ पर, है ना, तो मैंने उनको बोला था कि आप सिलेबस की हार्ड कॉपी लाइएगा। लाए थे साथ में? लाए हो प्रभात? इधर से अभी आपके पास भी है? दोनों की एक ही है चलिए भाई ना, सिलेबस अपना साथ में रखो। हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस के हर एक शब्दों को कम से कम परिभाषा से तो जानना शुरू कर दें, फिर परिभाषा से फिर गहराई में अंदर तक चलेंगे। जो भी अपना सब्जेक्टिव रहेगा उसमें तो आप पढ़ेंगे ही, पर सिलेबस के शब्दों के बारे में एक समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें इसमें इन लेक्चरों में अपनी होती रहेगी। तो रोज कुछ, जितनी आप लोगों की डिमांड रहेगी उतने शब्द हम लोग बीच बीच में ले लिया करेंगे, ठीक है सब? आओ, तो आज सबसे पहले जब भी आप सिलेबस खोलते हैं तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपको दिखाई देता है? इतिहास। क्या बात है। सिलेबस का आज का हमारा पहला शब्द लिखो आप लोग, इतिहास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? हिस्ट्री। स्पेलिंग तो कह रही है कि हिस्टोरी बोलना चाहिए इसको, है ना? हिस्टोरी। चलिए साहब, हिस्ट्री है ना। वैसे जो बोल, कई लोग इसको हिस्टोरी भी बोल देते हैं। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री बताएं भाई। प्राचीन समय की घटना है और और जो घट चुकी है, और जो घट चुकी है वो घटना है। हाँ बिल्कुल, घटना है जो घट चुकी है। और बताएं, ऑनलाइन वाले भी बताएं, आपके भी कमेंट देख रहा हूं मैं। बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, और करें प्रयास, थोड़ा सा सोचो और क्या होगा इतिहास। चलो एक डेफिनेशन लिख लो, फिर आप शायद थोड़ा सा और समझ पाए।
लिखें अब तक घटित घटनाओं का, अभी लिख लें, ट्रांसलेट कर लेना, इतना आता है? हाँ ठीक है, लिख लो, पेन चलाओ यार, थोड़ा सा एक पेज वगैरह दे दो भैया को। सभी लोग लिखे है ना, ऑनलाइन वाले भी लिखे, ऑफलाइन वाले भी लिखे, ठीक है भाई, सब लोग लिखेंगे। अब तक घटित घटनाओं का, अब तक घटित घटनाओं का काल क्रमानुसार अध्ययन या वर्णन, वर्णन सब्जेक्ट करता है, हम लोग अध्ययन करेंगे, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते अध्ययन, ठीक है, लिख लिया? अब तक घटित घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन, जो इवेंट हैं या फिर वो इवेंट कुछ भी हो सकते हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग बात कर रहे हैं। काल क्रमानुसार यानी कि क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, काल क्रमानुसार क्या क्या किस काल में क्या घटनाएं घटित हुई, उनकी एक व्यवस्थित अध्ययन हम लोग करते हैं। तो अब तक घटित घटनाओं का काल क्रमानुसार अध्ययन, या अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो कि पूर्व में घटित घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन। किससे रिलेटेड होगा? जानवरों का भी इतिहास पढ़ते हैं कि हम लोग? हाँ? पढ़ते हैं एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है ना। यहाँ अगर हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये मनुष्य के इतिहास के से संबंधित है, ठीक है। एक दूसरी डेफिनेशन भी चाहो तो आप लिखो, प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली, लिखें, दूसरी डेफिनेशन चाहो तो पसंद करो तो इसको रख लो, चाहो तो इसको रख लो, ठीक है भाई। प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली, कौन आ रही है प्राचीनता से नवीनता की ओर? मानव जाति, ठीक है। हम लोग इंसानी है, इंसानी है ना, तो फिर इसने ये किसने कहा था कि हमारे पूर्वज बंदर थे ना? ऐसा भी कहते हैं हमारे बाप दादा बंदर थे। बाप दादा तो नहीं, पर दादाजी के बड़े बड़े दादाजी बंदर होंगे ठीक है, पहले लिखो, बात करते हैं। प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति, लिख लिया, मानव जाति से संबंधित घटनाओं का, से संबंधित घटनाओं का अध्ययन। अध्ययन हम लोग करते हैं, सब्जेक्ट अगर करेगा तो वो वर्णन करेगा कि भाई उसमें जो वर्णन है, या फिर जो कोई इतिहासकार है वो लिखेगा तो वो वर्णन करेगा कि भाई मैंने इतिहास लिखा है तो ये घटनाएं हैं। बहुत सारे इतिहासकारों को नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग इन दोनों डेफिनेशन को? हाँ, एक डेफिनेशन चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है, लिखो, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें, बहुत आसान है ये वाली, ये जो तीसरी वाली ये और भी आसान है। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें, जिसमें हम मानव जाति से संबंधित, जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का, मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई। हाँ, ऑनलाइन भी काफी कुछ है, पूजा, चित्रा, प्रवीण, प्रकाश, गुड मॉर्निंग सभी को। ऑनलाइन लाइव क्लास में ये मेरा पहला लेक्चर होगा संस्था पर, बाकी और चैनलों का भी है। चलिए लिख लिया यहाँ पर। अब समझो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किससे लेना देना है। अब तक घटित घटनाओं का, अब तक कौन कौन सी घटनाएं घट गई उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। काल क्रमानुसार क्यों लिखा गया है? काल क्रमानुसार का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले क्या हुआ,
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और अभी क्या चल रहा है। अभी क्या चल रहा है तो वर्तमान है। अभी 2 घंटे बाद घट जाए हो सकता है, वो इतिहास का एक हिस्सा है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले कुछ पार्टियां जीती, तो पार्टियों के जो नेता थे वो ऐसी घोषणा कर रहे थे कि ये ऐतिहासिक जीत है ना, ऐतिहासिक, या फिर इतनी बड़ी जीत इतिहास में दर्ज हो गई, ये सारी बातें। तो ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ऐतिहासिक, है ना। या फिर आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा कि इतिहास रचना पड़ता है, इतिहास बनाए नहीं जाते, है ना, मेहनत की जाती है तो इतिहास बनते हैं। ऐसे कई सारे डायलॉग सुने होंगे। मेरा भी एक फेवरेट डायलॉग है, चाहो तो सुन लो, है ना, कि आपको अपना इतिहास बदलने के लिए, आपको अपना भूगोल बदलने के लिए अपना इतिहास बदलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अपनी ज्योग्राफी चेंज करनी है तो अपना इतिहास बदलना पड़ेगा। हाँ हाँ, सही जा रहे हो। और सोचो और थिंक करो, क्या हो सकता है इस शब्द का मतलब। भूगोल में मतलब क्या है, आप अपने घर की स्थिति देखिए। ज्यादातर एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ एस्पिरेंट को छोड़ दिया जाए, जो ज्यादातर की हालात बड़ी वैसी रहती है जैसे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है ना, या फिर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जैसी, मतलब कि तंगी में ही रहती है। परिवार की स्थिति आप देखेंगे, संसाधन उतने ज्यादा नहीं रहते हमारे पास, है ना। मिडिल क्लास फैमिली जिसको हम लोग कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में भी 2 वर्ग होते हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास अच्छा खासा रहता है, लोअर मिडिल क्लास और ज्यादा दिक्कत में रहता है। तो लोअर मिडिल क्लास की स्थिति आप देखो, एज्यूम करो कि हम ज्योग्राफी में किस किस चीजों को शामिल कर रहे हैं। ज्योग्राफी मतलब घर, घर के हालात देखो, किसी के घर टपक रहे होंगे, किसी के घर, है ना, सोने बैठने बिछाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ये क्या है, ज्योग्राफी का पार्ट है ना। किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे जो भी प्रयोग किए जाते हैं। संसाधन मतलब खेती बाड़ी, है ना, वन वगैरह या किसी और चीजों को शामिल कर ले, वो नहीं होंगे, तो ये सब क्या ज्योग्राफी का पार्ट है। अब ये ऐसा क्यों है, अपने इतिहास के बारे में जाओ कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया कि हमारे हालात अभी ये रह गए, या फिर उनसे कौन सी गलतियां हुई जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। तो इतिहास को बदल दो, कुछ बेहतर करके दिखाओ, ज्योग्राफी अपने आप बदल जाएगी। फिर लोग घर की ज्योग्राफी तो बदलते हैं ना। कल को आप कलेक्टर बन गए, कल को आप डेप्यूटी कलेक्टर बन गए, सबसे पहले क्या कराओगे, घर बनवाओगे, कुछ और बनवाओगे, गाड़ी खरीदोगे, साइकिल से गाड़ी पे आ जाओगे, 4 व्हीलर पे, है ना, कपड़े वपड़े सब चेंज कर दोगे और एकदम स्टेटस चेंज हो जाएगा आपका। तो हो गया ना, ज्योग्राफी बदलनी तो इतिहास बदलो। ऐसे ही यहाँ पर इतिहास के बारे में हमें स्टडी इसलिए भी करना पड़ता है कि शुरुआत कैसे हुई और वर्तमान कैसे आए हम लोग, है ना। अब इतिहास अपने आप में भी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके भी अलग अलग शाखाएं चली जाती है। अभी हम लोग बात करेंगे कि सोशल हिस्ट्री क्या होता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या होता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या होता है, कल्चरल हिस्ट्री क्या होता है, इसमें भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी इसके समझो, तो काल क्रमानुसार का मतलब जैसे हम लोग बात करेंगे प्राचीन काल में क्या हुआ था, सबसे पहले मध्यकाल में क्या हुआ था, आधुनिक काल में क्या हुआ था। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी हम लोग इसकी कर रहे हैं काल क्रमानुसार, कि पहले कैसा काल था, बाद में कैसा था, फिर कैसा था। ऐसे ही सेकंड डेफिनेशन को समझो, प्राचीनता से नवीनता की ओर। प्राचीन मतलब एंशिएंट टाइम से, और नवीनता मतलब मॉडर्न, है ना। तो एंशिएंट जो टाइम था उस समय में लोग कैसे थे, आपने एक नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, सुना है। वहां के लोगों के बारे में भी बहुत कुछ बचपन से पढ़ते आए हम लोग, है ना। तो उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। आपने देखा होगा वहां पर एक मूर्ति मिली थी, वो डांसिंग लेडी की, देखी, ऐसे कमर पे हाथ रख के फोटो खिंचा रखा था, मतलब पूरी मूर्ति मिली थी उसकी। उस डांसिंग लेडी से आज तक के समय में जो डांस के क्षेत्र में है वो क्या क्या विकास हुए हैं, क्योंकि शुरुआत तो वहां से भी हो सकती है। ऐसा माना गया इतिहासकारों के द्वारा कि उस समय पे उसने नृत्य मुद्रा में वो खड़ी थी, तो वहां से यहाँ तक हम लोग पहुंचे, तो वो क्या किस रूप में पहुंचा। आज आपने कई सारे डांसों का नाम सुना होगा, फोक डांस अलग होते हैं, जो लोक म्यूजिक होते हैं, फोक डांस वगैरह मतलब लोकल रूप से जो होते हैं स्थानीय स्तर पर। आपने और भी कई प्रकार के सुने होंगे, सालसा, है ना, बेली डांस, ऐसे तमाम प्रकार के डांस आपने सुने होंगे, भांगड़ा, है ना, तमाम प्रकार के डांस
गिद्दा, बिहू, भरतनाट्यम, शास्त्रीय संगीतों में, है ना, तमाम प्रकार के कुचिपुड़ी, ये सारे क्या हैं, ये भी नृत्य हैं। तो आज तक हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे, वो उसका क्या हो जाएगा, इतिहास की कल्चरल ब्रांच हो जाएगी, सांस्कृतिक शाखा हो जाएगी। ठीक है, ये समझ पाए आप लोग। प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली आ कौन रही है, होमोसेपियंस, मानव जाति आ रही है। ठीक है भाई, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मनुष्य के इतिहास के बारे में। इतिहास तो सभी प्रकार के जीवों का होता है, हम लोग भी उसका एक पार्ट हैं। जब आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा या बायोलॉजी से रिलेटेड कक्षा 10वीं तक तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें इवोल्यूशन एक चैप्टर आता है, विकास। वो विकास से ऐसा कहा गया कि सबसे पहले एक जीव जो था वो समुद्र में आया, है ना, साइनोबैक्टीरिया, फिर वहां से लेकर के मछली आई, मछली से कैसे फिर तमाम प्रकार के जो वर्ग हैं वो कन्वर्ट होते गए, पक्षी वर्ग कैसे आया, रेप्टाइल्स कैसे आए, मैमल्स कैसे आए, हम लोग क्या हैं, रेप्टाइल्स है। अरे भाई रैंक कर चलते हैं क्या, रैंक कर थोड़ी चलते हैं, मैमल से हम लोग स्तनधारी। स्तनधारी मतलब कि जो बच्चे पैदा करके दूध पिलाते हैं, ठीक है, हम लोग उसमें शामिल होते हैं। तो हमारा भी एक इतिहास है, पक्षी लोग दूध थोड़ी पिलाते हैं, अंडे देते हैं और उसके बाद में उसकी रक्षा करते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ा अंडा से बच्चा बाहर निकला तो उसको कुछ खिलाते रहते हैं। सांप देखे हैं, अंडे देते हैं पर रैंक कर चलते हैं, उड़ते नहीं हैं, तो वो रेप्टाइल्स में आ गए हैं। ऐसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, जैसे मछली सामान्यतः, तो वो मत्स्य वर्ग हो गया, फिशिस। ये तमाम प्रकार के वर्ग का भी अपना एक इतिहास है, पर अब यहाँ पर हम लोग मनुष्य जाति से संबंधित इतिहास का बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हुआ सभी को। इतिहास की डेफिनेशन रट लेना, कल कोई भी आपसे उठा करके पूछ ले भाई आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, क्या होता है ज्योग्राफी, तो आप आराम से बता पाओगे, साहब ज्योग्राफी मतलब ये होता है। कम से कम डेफिनेशन तो बता दो, इज्जत तो बची रह जाएगी, है ना। नहीं तो इज्जत ऐसे उतारते हैं लोग अपनी कि अरे कुछ नहीं आता तुम्हें, इतना बचपन से आज तक इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो, और डेफिनेशन कम से कम हम बता पाएंगे। अब मुझे आप लोग बताओ थोड़ा सा, फादर ऑफ हिस्ट्री, वेरी गुड, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। लिख लेना भाई जिसको नहीं पता, इतिहास के पिता क्यों कहते हैं भाई, हेरोडोटस क्यों कहते हैं, प्रभात कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने, वेरी गुड, है ना, हिस्टोरी का नाम की किताब लिखी थी इन्होंने, हिस्टोरी का। इस किताब में माना जाता है, माना क्या जाता है, जितने भी अध्ययन किए गए उसके अनुसार कि भाई ये बंदा पहला था जिसने पहली बार व्यवस्थित रूप से घटनाओं को लिखा, सिस्टमैटिक रूप से। अब जब सिस्टमैटिक रूप से घटनाएं लिखी, वो भी कौन सी, जो पहले घटित हो गई है, तब से शुरुआत मानी गई कि इसके द्वारा लिखी गई किताब में ही सबसे पहले इतिहास के बनने के या लिखने के साक्ष्य देखे गए। इतिहास तो बनता रहता है, लिखने के साक्ष्य देखे गए। तो फादर ऑफ जो हिस्ट्री है वो कौन है, हेरोडोटस। किताब का भी नाम याद रख सकते हो, हिस्टोरी का। आगे आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे इनके बारे में, कैसा क्या है, अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो। अब इतिहास की कुछ ब्रांचें होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, है ना। और यही आपको आगे टॉपिक में भी शामिल है। जैसे आप यूपीएससी वाले हैं तो आपको पढ़ने को मिलेगा, और एमपीपीएससी वाले हैं तो भी आपको देखने को मिलेगा कि राजनीतिक इतिहास क्या होता है, सांस्कृतिक इतिहास क्या होता है, सामाजिक इतिहास क्या होता है, और अन्य प्रकार के जो शाखाएं हैं। तो मुख्य मुख्य शाखाओं से बात कर लेते हैं। पहला लिख लो, चलो ऐसा करो डायरेक्ट ही लिखो, पहला लिखो राजनीतिक इतिहास, इसके डेफिनेशन लिख लेना, राजनैतिक इतिहास लिख लो भाई, राजनैतिक इतिहास। डिस्चार्ज हो गया। पॉलिटिकल हिस्ट्री, हाँ जी, बस डेफिनेशन लिख रहे हैं पुनः ना तो भारत का ना विश्व का, ठीक है, डेफिनेशन बस लिख रहे हैं।
क्योंकि एमपीपीएससी वालों के लिए विश्व इतिहास नहीं है। पहले 2019 से पहले सिलेबस में शामिल था विश्व का इतिहास, अब एमपीपीएससी में वो शामिल नहीं है, पहले शामिल था। यूपीएससी में अभी भी आपको पढ़ना पड़ेगा जो विश्व का इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ओह सॉरी, कौन कौन से टॉपिक आते हैं विश्व इतिहास में? एनीवन? यूरोपियन क्या, और कोई बता सकते हो जो भी आपको आ रहा हो? जयश्री, आपको तो पता होगा, कोई और इधर से? चलो कोई बात नहीं, आपको सबको पता है पर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुना होगा वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, और ये भी चल रहा है कि कहीं तीसरा ना हो जाए, ये भी डर लग रहा है। आपने सुना होगा एक बंदे का नाम हिटलर, आपने सुना होगा मुसोलिनी, है ना? आपने कई सारे और नाम भी सुने होंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, सुना है? पहली बार मशीनों का आविष्कार कहाँ हुआ और कहाँ से पहली बार मशीनों के द्वारा काम किया जाने लगा, औद्योगिक क्रांति। अभी हम लोग चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में हैं। पहले सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई जब मशीनें बनी। फिर दूसरी बार औद्योगिक क्रांति कब हुई? जब इलेक्ट्रिसिटी आई, मशीनों को फिर लाइट से चलाने लगे। पहले मान लो अपन ऐसा पंखा बनाते थे जो हाथ से चलाते थे, वो मशीन हो गई, पर उस पंखे को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, तो वो दूसरी औद्योगिक क्रांति। हर चीज आज देखो, सब चीजें आज आपने चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये भी इतिहास का एक पार्ट है। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ? जब कंप्यूटर आ गया, और जैसे ही कंप्यूटर आ गया क्रांति मचा दी भाई साहब, हर चीज में कंप्यूटर जुड़ने लगा। आज आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हो, वहां पर भी मशीनों से बटन दबा देते हैं कितना लीटर पेट्रोल चाहिए, वहां पर भी काम हो गया। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में भी वो बता देते हैं स्पीडोमीटर पे कितना क्या है, सारी जब सब चीजें कंप्यूटर से लेस हो गई। मोबाइल आपका सबसे बड़ा कंप्यूटर का उदाहरण है। तो तीसरी औद्योगिक क्रांति जब कंप्यूटर आ गया। चौथी औद्योगिक क्रांति कब हुई? अभी चल रही है, जिसको बोलते हैं एआई। एआई बोले तो वेरी गुड, क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, आप मास्क हटा के बता सकते हो, थोड़ा सा मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। हाँ? क्या नाम है आपका? हाँ जी, मीनू। हाँ मीनू, बताइए क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कोशिश करें। हाँ पिंकू, बताइए पिंकू। बिल्कुल। और सुनो, आप लोगों ने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उदाहरण, हेलो गूगल, यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता कितना है, ऐसे कहते हैं, बटन दबाया और आपके सामने ला करके रख दिया। सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका गूगल असिस्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको किसने बताया कि मुझे इधर जाना है? पर वो आपके सामने, जैसा आपने उसको बोला, वो आपके सामने ला कर रख दे रहा है, गूगल असिस्टेंट। आपने एक और नाम सुना है एलेक्सा, आपने एक और नाम सुना है सीरी, ऐसा ही नहीं सुना होगा, एप्पल का है ना? ऐसे ही तमाम प्रकार के, एलेक्सा अमेजोन का है, वो सब चीजों से कनेक्ट हो जाता है। आपने कहा एलेक्सा लाइट बंद कर दो, बंद हो जाती है। एलेक्सा कंप्यूटर चालू कर दो, चालू कर देता है। वो सारे क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब किसी मशीन में बुद्धि डाल देना, जो वो सोच समझ के डिसीजन कर दे, वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चौथी औद्योगिक क्रांति है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। तो ये सारा क्या है? इतिहास का एक पार्ट है, विश्व इतिहास में और भारतीय इतिहास में हम लोग इसको शामिल करते हैं। अब ये बताओ, और भी कई सारी चीजें शामिल होती है विश्व इतिहास में जब आप यूपीएससी वाले पढ़ेंगे, जैसे कि अमेरिकी क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति भी पढ़ेंगे, तो इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति भी पढ़ेंगे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ऐसे ही आप और सब विषय आपने देखने को मिलेंगे। साम्यवाद का उदय कब हुआ, यानी कि रूसी क्रांति हमें पढ़नी है, तमाम प्रकार की क्रांति। और भारत की क्रांति तो आपको पढ़नी है, 1857 की क्रांति 1947 तक कैसे चली, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, चलिए पॉलिटिकल इतिहास की डेफिनेशन लिखो।
मानव द्वारा निर्मित विविध राजनीतिक सभ्यताओं, मानव द्वारा निर्मित विभिन्न राजनीतिक सभ्यताओं, लिख लिया, मानव द्वारा निर्मित विभिन्न राजनीतिक सभ्यताओं तथा उनकी सीमाओं के बनने बिगड़ने से है। संबंधित है। लिख लो फिर। मानव द्वारा निर्मित विभिन्न राजनीतिक सभ्यताओं तथा उनकी सीमाओं के बनने बिगड़ने से संबंधित इतिहास को राजनीतिक इतिहास कहते हैं। 2 शब्द दिए गए हैं इसमें, उन शब्दों की चर्चा करते हैं अभी। मानव द्वारा निर्मित विभिन्न राजनीतिक सभ्यताओं तथा उनकी सीमाओं के बनने बिगड़ने से संबंधित है। क्या होता है समझो। मानव द्वारा निर्मित विभिन्न राजनीतिक सभ्यता, विभिन्न राजनीतिक सभ्यता का मतलब, आपने एक नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। नहीं सुना? एक गाना तो जरूर सुना होगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, है ना, कहलाएगा। सुना है आपने? कई बार ये भी सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वही बंदर, है ना? ये भी सुना है। ये सिकंदर कौन है? सुना है? कहाँ का? मौर्य एम्पायर के टाइम का बंदा है कोई, है ना? क्या किया इसने? मौर्य ने मारा था? नहीं मारा, लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई नहीं हुई तो मारा नहीं था मौर्य ने ना, लड़ाई हुई थी। चलो कोई बात नहीं, है ना, आगे पढ़ेंगे आप, है ना। कोई और? इसको विश्व विजेता कहा जाता है। इसका गुरु था अरस्तु, जानते हो? अरिस्टोटल, बड़ा फेमस बंदा था। इतनी सी ज्यादा राजनीतिक, जो राजनीतिक विज्ञान है उसका पिता भी वही है, अरस्तु, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो भी अरस्तु ही है। ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी लगभग विषय होंगे ना। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। तमाम प्रकार की किताबों का, ज्यादातर किताबों का बाप यही है, अरस्तु। और वो किसका गुरु था? सिकंदर का। और सिकंदर कौन है? दुनिया को जीतने वाला, क्योंकि जिसका इतना महान गुरु हो वो तो दुनिया जीतेगा ही भाई। तो सिकंदर ने कैसे दुनिया को जीता, यानी कि ये राजनीतिक सभ्यता बनी। राजनीतिक सभ्यता का मतलब किस प्रकार से सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता। फिर आपने एक नाम सुना होगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक बड़ा फेमस गुरु था, क्या नाम है? चाणक्य, आचार्य चाणक्य। सीरियल भी खूब देखे होंगे इसके तो, है ना, कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति। तो फिर यहाँ पर मौर्य साम्राज्य कैसे बना। फिर आपने एक और नाम सुना होगा, अशोक महान, है ना, सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका बड़ा योगदान था। तो सम्राट अशोक का साम्राज्य पढ़ेंगे। ऐसे तमाम प्रकार के जो भी साम्राज्य बने, फिर वो कैसे नष्ट हो गए। फिर जब अशोक नहीं रहे, उनके बाद में जो उत्तराधिकारी आए वो सारे बौद्ध, जो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था पूरा भारत का सिमट करके छोटा सा रह गया, एक दिन खत्म हो गया। फिर एक नया शासक आ गया, पुष्यमित्र शुंग, फिर उसका साम्राज्य, फिर अग्निमित्र, उनका साम्राज्य। फिर आपने और भी बहुत सारे नाम सुने होंगे, तमाम प्रकार के राजवंशों के बारे में सुना होगा। जैसे कि आपने सुने होंगे आंध्र सातवाहन वंश, आपने सुना होगा कुषाण वंश, शक वंश, पहलव। सुने? नहीं भी सुने तो सुनो ध्यान से, मोबाइल में मत पढ़ो अभी।
तो क्या होगा कि हो सकता है आगे आपको लगे कि ये शब्द मैंने कहीं सुना है, और जो सुना है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी सीमाएं कैसे बनी, बड़े बड़े इतिहास की जो सीमाएं बनी, मतलब राज्यों की सीमाएं बनी, फिर वो राज्य कैसे खत्म हो गए। आपने राजा भोज का नाम सुना होगा एमपीपीएससी वालों ने। आपने जो विक्रमादित्य है उसके बारे में सुना होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रम बेताल की कहानी सुनी है? तो विक्रम बेताल वाली कहानी में वही विक्रमादित्य थे, उनका साम्राज्य कितना बड़ा था, फिर वो कैसे नष्ट हो गया इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य। फिर दक्षिण के आपने कई सारी मूवियाँ देख ली हो शायद, जो इतिहास से रिलेटेड हो। किसी ने देखी रुद्रमा देवी? देखिए, उसमें जो साम्राज्य वो काकतीय साम्राज्य था, तो वो साम्राज्य कैसे बना और फिर कैसे नष्ट हो गया। आपने नाम सुना होगा विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का, विजयनगर डायनेस्टी, हम्पी, रथ मंदिर, ये सारी चीजें फिर वो कैसे बने, कैसे नष्ट हो गए। फिर बाद में आपने मध्यकाल में सुना होगा तमाम प्रकार के जो वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ऐसे तमाम प्रकार के वंश। फिर आपने और सुना होगा मुगल वंश, अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक और खतरनाक था, अड़ियल टाइप का शासक था, औरंगजेब, वो भी सुना होगा। फिर उसी के समकालीन आपने एक और नाम सुना होगा, शिवाजी। फिर एक और नाम सुने होंगे आपने, संभाजी। तमाम प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेंगे। फिर आधुनिक काल में आपने देखे होंगे अंग्रेजी साम्राज्य, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है ना। फिर अंग्रेजों से हम लोगों की मुक्ति कैसे हुई, वो राजनीतिक सीमाएं बनाई उन्होंने, उनकी सभ्यता थी, फिर उनकी सीमाओं को कैसी बनी और कैसे बिगड़े, मतलब कि युद्ध में कैसे खत्म हो गए। तमाम प्रकार के युद्धों को हम लोग इसमें राजनीतिक इतिहास में पढ़ते हैं। आपने कई सारे युद्धों का इतिहास में नाम सुना होगा, जैसे कि कोई वॉर का बताओ, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तराइन का युद्ध सुना होगा, मोहम्मद गौरी और कौन था? अरे महाराणा प्रताप थोड़ी आएगा यार, कोई और। तराइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, उस पर तो मूवी बन चुकी है अक्षय कुमार की, बड़े फेमस शासक थे भारत के। हाँ बताओ बताओ बताओ, ऑनलाइन में बता रहा है कोई? नहीं बताया? पृथ्वीराज चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान आपने नाम सुना होगा। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या उनके द्वारा किया गया, ऐसे तमाम प्रकार के कार्य, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। ऐसे आपने कई सारे नाम सुने होंगे कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई सुने, वेदरा का युद्ध, ऐसे तमाम प्रकार के। बड़ा फेमस था एक 1665 के इतिहास में एक बड़ा फेमस युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं राक्षस तांगड़ी का युद्ध, या बनी हट्टी का, जिसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य ही खत्म हो गया, हरिहर बुक्का का, वो पढ़ेंगे। ये तमाम प्रकार की राजनीतिक सभ्यताएं बन और बिगड़ रही है, इनको हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे। समझ पाए? थोड़ा माइंडसेट बन पाया कैसे क्या पढ़ना है, हा? प्रणाली समझ पाए, है ना। या ऐसे मुंडी लाओगे, एक्टिव होकर बताओ सब लोग, है ना। बढ़िया, एकदम एंजॉय करो टॉपिक को। अब राजनीतिक इतिहास के बाद में लिखो आर्थिक इतिहास, आर्थिक इतिहास लिखो, इकोनॉमिक हिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन लिखो भाई। ऐसे लिखो, आर्थिक इतिहास इस बात को, आर्थिक इतिहास इस बात को बताता है कि, आर्थिक इतिहास इस बात को बताता है कि, या फिर बताओ लिख सकते हो, अध्ययन है कि
है कि अतीत में आर्थिक इतिहास इस बात का वर्णन, या वर्णन तो वो करता है, अपन अध्ययन करते हैं, अध्ययन है कि अतीत में, अतीत जानते हो, अतीत में वस्तु और सेवाएं, सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण, उत्पादन एवं वितरण किस प्रकार से किया जाता था। ठीक है भाई, लिखो पहले आर्थिक इतिहास, में साइड हो जाता हूं। आर्थिक इतिहास इस बात का वर्णन है कि अतीत में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किस प्रकार से किया जाता था। आवाज वगैरह सब क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं। ऑनलाइन वालों के कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर बताएं, हम बाकायदा अब तक प्रश्न के जवाब पहुंचाएंगे। लिख लिया सबने? ओके, स्पीड भी बढ़ानी है आप लोगों को, है ना भाई, वहां आपको बड़ी खतरनाक लिखनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे। जब मैंने एमपीपीएससी 2019 का मेंस दिया था, उस दौरान लिखते लिखते ना लास्ट के आधे घंटे में उंगलियां को ऐसे हाथ को पकड़ के ऐसे लिखना पड़ रहा था, क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई थी, तो जबरदस्ती लिखना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस नहीं कर पाया था मैं इस चक्कर में। अब अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप 3 घंटे तक आपको कोई टेंशन नहीं, आराम से ऐसे लिख दोगे जैसे पानी की तरह, आदत होगी एकेडमिक एग्जाम की, है ना। यहाँ पर भी तो 3 घंटे का होता है ना कॉलेज वाले एग्जाम भी, तो वो लगभग आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर नहीं है आपकी तो उसको बना लो, जितना हो सके मेंटेन करो। फिर भी मेरे प्रश्न छूट गए, कई सारे प्रश्न छूटे, तो ऐसे आपके साथ में भी हो सकता है अगर आपकी स्पीड नहीं है और आप लगातार घंटों नहीं लिख पाते, मतलब कम से कम 3 घंटे तो देखोगे आप 3 घंटे लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, है ना, चाहे वो एमपीपीएससी वाले हो यूपीएससी वाले हो। नहीं, हमारा आरक्षण ने चलो छोड़ो, है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ो, है ना। अभी हाल ही में 2019 एमपीपीएससी कल परसों ही क्या हुआ, कल ही हुआ शायद, फाइनल रिजल्ट आ गया उनका, है ना। चलो आगे है, आर्थिक इतिहास इस बात का वर्णन या अध्ययन है कि अतीत में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वितरण किस प्रकार से किया जाता था। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन आप समझ पा रहे हो क्या होता है भाई? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वस्तु यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या होती है गुड्स और सर्विसेज? गुड्स बोले तो ये सामान हो गया, ये सामान है ना, मेरे पास ये माइक है, ये भी किसी ने बेचा ही होगा मुझे, मैंने कोट भी किसी ने मुझे बेचा ही होगा, कपड़ा किसी ने दिया बनाया किसी और ने होगा, तो ये सारी क्या है, वस्तु है। पर अगर मान लो मैं पैसा देकर आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, आप पैसा मुझे दे रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, सेवा है, इसका मूल्य होना चाहिए। अब मैं तो अभी आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ तो इसका मूल्य नहीं है अर्थव्यवस्था में। मजेदार बात यह है कि अपन पढ़ रहे हैं निःशुल्क, इसका कोई पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं होगा। ये सेवा दे रहे हैं, मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, है ना, आप भी अपना समय दे रहे हैं यहाँ पर ये इकोनॉमी में इंक्लूड ही नहीं हो रहा। अगर मैं पैसा लेकर के पढ़ा था तो ये इंक्लूड होता, ये मजेदार बात है। तो ऐसी चीजों के हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो सेवा मतलब जो दिखाई नहीं देती, वस्तुएं जो दिख जाती है ना, भौतिक जगत की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, हार्डवेयर के बारे में। और सॉफ्टवेयर मतलब सेवाएं, जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करता है, मरीज का इलाज करता है ना। इलाज क्या है, सेवा दे रहा है या वस्तु दे रहा है? सेवा, एक सर्विस है। आपने देखा होगा एटीएम के बाहर खड़ा एक जो एटीएम की रक्षा करने वाला गार्ड रहता है, वो क्या कर रहा है, सेवाएं दे रहा है। आपने देखा होगा एक पुलिस वाला, है ना,
लोगों से रक्षा कर रहा है, गुंडों से रक्षा कर रहा है, किसी सज्जन आदमी की या किसी महिला को सुरक्षा दे रहा है, किसी बड़े राजनेता को सुरक्षा दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। ऐसी तमाम प्रकार की सेवाओं को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। ठीक है। अब इनका इतिहास में किस प्रकार से यूज किया जाता था, मतलब कैसे इनको प्रोडक्शन होता था, सेवाओं में लोगों को कैसे लिया जाता था, कितना वेतन दिया जाता था, और उनका वितरण किस प्रकार से किया जाता था। आपने एक नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन में तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के सैनिक थे। चतुरंगिणी सेना का भी जिक्र वहां पर देखने को मिलता है कि उसके समय पे बड़े हाथी थे, घोड़े थे, है ना, पैदल सैनिक भी थे, और तमाम प्रकार के सैनिकों का वर्णन वहां पर मिलता है। तो वो सैनिक कैसे सर्विस करते थे, उनको बदले में क्या दिया जाता था पारितोष के रूप में, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। ठीक है। ऐसे ही वस्तुओं में आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, सुना है? ऐसा खतरनाक बंदा बताया कि वो अगर किसी ने चीटिंग कर दिया, मान लो कि आधा किलो शक्कर लेने गए आप, किसी ने 450 ग्राम दे दिया, आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हो, तो उसने जाकर के शिकायत कर दी कि साहब इस बनिए ने मुझे क्या किया, 50 ग्राम कम शक्कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी उसको बुलवाएगा और बोलेगा कितना कम दिया, 50 ग्राम, 50 ग्राम इसका मांस काट लो। और तो उसको, अब उसका मांस कट गया तो वो तो जिंदगी भर दोबारा चीटिंग नहीं करेगा। अगर मान लो किसी ने 2-3 किलो का कर दिया होगा तो हाथ गया, है ना। आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा ना, सनी देओल कहता है कि 2.5 किलो का हाथ है, जिस पे पड़ता है उठ जाता है। अब मान लो उस समय भी किसी का हाथ 2.5 किलो का रहा होगा, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसने 2.5 किलो की क्या कर ली, चोरी कर ली, तो उसका तो हाथ गया बेचारे का 2.5 किलो का। ऐसे उसके समय में बाजार व्यवस्था थी। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, है ना, कैसे वस्तु बनाई और कैसे उसका वितरण किया जा रहा है, उस व्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग गांव से हैं, कोई आप में से? सारे गांव से हैं, क्या बात है भाई। आपने देखा होगा गांव में अक्सर जो कुछ बेचने वाला आता है, चाहे वो फल बेचने वाला हो, सब्जी वाला हो, सब्जी वाली भी आती है, और तमाम प्रकार के और भी लोग आते हैं आइसक्रीम लेकर के। वो बदले में आपसे पैसा लेता है या गेहूं लेता है? अब पैसे चलने लगे। पहले के जमाने में आपने देखा होगा डिब्बा भर के दे दो, इतने की आइसक्रीम दे दो, बचपन में याद आ रहा होगा आपको। इतने का डिब्बा भर के उसको दिया, उसने बदले में क्या दिया ना, वो जो भी चीज आप लेने गए। या फिर आपने देखा होगा जब वो तराजू लाता है तो एक तरफ गेहूं रख लेते हैं, और गेहूं या फिर जो भी आपके पास चावल है तो चावल रख लेते हैं, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, उस वस्तु को रख लेते हैं, बदले में तोल करके दे देता है। तो वस्तु के बदले वस्तु दी जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये बार्टर सिस्टम कैसे आया, इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, क्या आज भी है? है कई जगह पे, गांव में नहीं, शहरों में भी कई जगह है। ऐसा नहीं कि शहरों में नहीं है कि केवल पैसा ही चलता है, शहरों में भी कई सारी जगह पे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, तो वो बदले में ऐसा काम हो जाता है ना। जैसे मान लो कि आप मेरे मिलने वाले हो, मैंने कहा आपको प्लम्बरिंग का काम बढ़िया आता है, साहब मेरा नल ठीक कर दो, मुझे कारीगरी का काम बढ़िया आता है, मैं आपका क्या कर दूंगा, मकान की कोई बिल्डिंग वगैरह चिनाई उनाई कर दूंगा। तो ये सारा काम ये है, बार्टर सिस्टम है। तो पहले कैसे बनती थी वस्तुएं और कैसे उत्पादन किया जाता था, कैसे वितरण किया जाता था, ये सारी चीजों का अध्ययन करना ही आर्थिक इतिहास है। इज दैट क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन से कोई शिकवे शिकायत, कोई गिले नहीं है? चलिए साहब, नेक्स्ट लिखो, आर्थिक हो गया, अब लिखो कौन सा, सामाजिक। तो दिखेगा नहीं। लिखो सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास क्या हो सकता है, सोचो। नहीं दिख रहा? चलो साहब वाइट ही ले लेते हैं, जनता वरना बोल देंगे ऑनलाइन वाले कि साहब तो गलत हो रहा है, ये अत्याचार है, अन्याय है।
चलो बताओ, क्या हो सकता है सामाजिक इतिहास का मतलब? लोगों का रहन सहन, और किन लोगों का? राजाओं का? मानव भी तो राजा ही है। अरे प्रणाली। और कोई? और सोचो। हाँ, वेरी गुड, सही जा रहे हो एकदम आप। पिंकू है ना? पिंकू, बिंकू, बिंदु, क्या बात है। ठीक है, बिंदु। ओके, सही बताया आपने। बिंदु ने बताया कि समाज में कई प्रकार की जातियां रहती है ना? कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन होता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कई प्रकार की चीजों के बारे में, जैसे कि समाज मतलब क्या। अब समाज भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा, साहब सामाजिक इतिहास की बात कर रहे हैं, तो समाज के बारे में तो बताओ, है ना? तो समाज के बारे में भी जानेंगे, समाज की भी डेफिनेशन लिख लो साथ में ही, जिसको नहीं पता हो। क्या होगा समाज? वेरी गुड, अच्छा लिखा आपने, व्यक्तियों का समूह। ये मैं बात लिख लेता हूँ भाई। प्रभात ने कहा व्यक्तियों का समूह। कैसा समूह? और कुछ हो इसमें? व्यक्तियों का समूह। आगे और कुछ सोच पा रहे हो? व्यक्तियों का समूह। क्लास में अलग अलग क्लास के बच्चों को, मान लो आप लोग एक दूसरे को नहीं जान, कुछ समय के लिए भी तो जानते हो, फिर मान लो नहीं जान, सारे लोग इकट्ठे होकर के आ जाओ, क्या आप लोग समाज बनाओगे? हाँ? मेला देखा है? मेला, मेला, अरे घूमने वाला मेला, है ना? मेला दिलों का आता है, वही टाइप का, है ना? तो वो मेला है, उस मेले में बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते, क्या वो समाज बना रहे हैं? पर कुछ लोग एक दूसरे को बढ़िया जान रहे हैं। लोगों का ग्रुप केवल समाज नहीं है, जब तक कि उनके मध्य क्या ना हो। क्या होता है? आपका और मेरा क्या संबंध है? हाँ? एक दूसरे के इमोशंस होना चाहिए। मेरा आपके प्रति क्या इमोशन है? ओके। और आप मेरे प्रति क्या इमोशन रखते हो? नहीं पढ़ाओगे तो नहीं जीतोगी साहब, ये बात सही है। देखो बंदे ने टू द पॉइंट बात बोली है ना, कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपके प्रति ये भावना रखूंगा कि आप देश के एक सभ्य नागरिक बनो, और आप, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बदले में आप मुझे क्या दोगे? इज्जत, है ना? तुम हमें एजुकेशन दो, हम तुम्हें इज्जत देंगे। जैसे उन्होंने कहा था ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम एजुकेशन दो, हम तुम्हें इज्जत देंगे, है ना? यही सिस्टम है, बिल्कुल। ये भी एक समाज है, शिक्षक विद्यार्थियों का समाज, है ना? ये भी एक समाज है, शैक्षणिक समाज इसको हम बोलेंगे, कि शिक्षक और विद्यार्थियों का आपस में क्या रिश्ता है, विद्यार्थी का विद्यार्थी से आपस में क्या रिश्ता है। आप एक दूसरे को नहीं जानते, पर एक दूसरे के भाई बहन भी नहीं हो, ब्लड रिलेशन आपके बीच में नहीं है, फिर भी क्या है, यहाँ पर बैठ करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। क्लास के बाद में भी आप पूछते हो ये सर ने क्या पढ़ाया था, जरा मुझे समझा दीजिए। ऐसा आपके मध्य क्या है? संवाद है। इस संवाद को हम लोग बोलेंगे संबंध। और ये संबंध क्या है? यही मिलकर के समाज बनाते हैं। व्यक्तियों का ऐसा समूह या व्यक्तियों का समूह जो परस्पर, आगे लिखो, नाम, नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा, छाया कुछ ऐसा नाम था। उसने बड़ी एक अच्छी, एक नया शब्द दिया था, समाज एक सोच है। ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है। क्या ट्रेडिशनली लिखोगे? एक ये भी लिख लो, समाज एक सोच है। सोच, समाज एक सोच है। सोच मतलब थिंक, शौचालय वाला मत लिख देना। समाज एक सोच है जो लोगों को आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ता है या जोड़ती है, सोच जोड़ती है, एक अच्छी है। हाँ, अब इसके आधार पर जैसे उसने बताया, ऐसे आप भी बता सकते हो, कुछ नया भी कर सकते हो। मुझे पहली बार एक नया शब्द देखने को मिला, उसने कहा जब सर समाज एक सोच हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सोच ही तो है कि आप यहाँ बैठे हो, मैं आपके सामने हूँ। ये सोच ही तो है कि तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं। आप क्लासरूम में देखिएगा, कॉलेज में तो हजारों विद्यार्थी आते हैं, कहीं से टीचर आया, कहीं से विद्यार्थी आए, कहीं से गार्ड आए, तमाम प्रकार के लोग आपस में जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम से। ये समाज है। हम लोग समाज क्यों बना रहे हैं?
आपने जानवरों का समाज देखा है? किसी जानवर का समाज देखा हो? नहीं देखा ना? है कोई जानवर का समाज? देखा हो कि भाई वो भी आपस में संबंध रखते हो, गाय भैंसों का समाज हो? हाँ? कैसे संबंध है बताओ? उनका भी एक समाज है, पशु समाज है। होता होगा बिल्कुल, पर हम लोग देखते हैं कि सामान्य मनुष्य को बोला जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब है कि मनुष्य उनसे भी संबंध रखता है ना, जिसका उसका फिजिकली कोई लेना देना नहीं है। पशुओं में सामान्यतः फिजिकल संबंध होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक माता मान लो एक गाय है या भैंस है, तो वो अपने बछड़े का ख्याल रखती है ना। उसके पास कोई भी अगर जानवर उसको खाने आएगा तो वो रिएक्शन करेगी उसके प्रति। ऐसे आपने कोई सांप या कुछ भी ऐसे देखा होगा, अगर उसके अंडों को आप टच करोगे तो वो बदले में काटेगा, या उसके प्रति उसकी भावनाएं हैं, है ना। पता नहीं कि समाज बनता होगा या नहीं बनता होगा, पर अपन उसको इसमें स्टडी नहीं करते हैं। मैंने तो ऐसे भी सुना है कि पौधे आपस में बात करते हैं। पौधे, प्लांट्स, अभी साबित हो चुका है। अभी कुछ समय पहले कुछ साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया, कुछ कई सालों से रिसर्च कर रहे थे। पौधे आपस में बात करते हैं, पौधे में भावनाएं भी होती है, ये उन्होंने साबित किया। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना है? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। क्यों फेमस है? क्रिस्कोग्राफ बनाया था उन्होंने ना। क्या किया था? भावनाओं को तो नहीं बोला, पर उन्होंने कहा कि पौधों में जीवन होता है। पहली बार उनके प्रयास से यह साबित हुआ वैश्विक स्तर पर। देखो, हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है ना, क्यों हम लोग गर्व करें भारतीय होने पर? तो हमारे साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने साबित किया कि पौधों में भी जीवन होता है। पूरी दुनिया ने माना, और अब इस साइंटिस्ट ने रिसेंटली कुछ महीनों पहले ये साबित किया, जो साइंस की पत्रिकाएं रहती है ना, जनरल लार्सन वगैरह, उनमें ये साबित हुआ कि पौधे आपस में बात करते हैं, उनके अंदर भावनाएं होती है, पौधे को काटने पर दर्द भी होता है। बस फर्क इतना है कि वो अपनी तरह नहीं रोते, अपनी भाषा में रोते हैं। उनकी भाषाएं भी होती बहुत। उन्होंने माइक्रो लेवल पर या फिर बोलेंगे नैनो लेवल पर पौधों के आसपास वो ऐसे माइक्रोफोन सेट किए जिससे उनकी आवाज रिकॉर्ड की गई, और इससे साबित हुआ कि पौधे एक विशेष आवाज में बातें करते हैं। जब पौधे खुश होते हैं तो भी अलग प्रकार की भावनाएं व्यक्त करते हैं, अलग प्रकार की आवाज आती है, और पौधे जब काटते हैं या तोड़ते हैं उनको तो एक अलग प्रकार की भावनाएं आती है, अलग प्रकार की आवाज आती है। इससे साबित हुआ कि पौधे भी आपस में बात करते हैं। तो हो सकता है कि जानवरों का भी एक समाज हो, पर मनुष्य का एक समाज मुख्य रूप से है। मनुष्य क्या है? एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है ना। एक बड़े फेमस क्या बोलते हैं फिलोसफर हुए, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न इट इज ग्रेटर फॉर अस ऑल। मतलब ये कहते हैं कि परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और हम इसे जितनी जल्दी हो सके समझ लेना चाहिए, और ये हम सब के लिए बेहतर है। कितनी बड़ी बात कही बंदे ने, लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, यानी कि परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का अर्थ नहीं है। जैसे अगर आप लोग नहीं होते तो क्या कोई मुझे टीचर कहता? ये है ना, आपसे मेरा वजूद है, आपसे मेरा वजूद है, और मैं अगर आपको सभ्य नहीं बनाता तो आपको एक जेंटल मैन, या अभी तो खैर है ना एक सिंसियर या सिंसियर स्टूडेंट आपको कोई बोलता है? मतलब मेरे जैसे कोई टीचर नहीं होते, तो मैं तो अभी बाद में आया हूँ। आपको उन टीचरों ने जिन्होंने पढ़ाया होगा, अपनी मम्मी ने सिखाया होगा, नहीं बेटा ये अंकल है, नहीं बेटा ये सब कुछ है। पहली माता माता पहली टीचर होती है। ये सारी, ये बताओ क्या हम जिंदा रह पाते अगर एक किसान खेती बाड़ी नहीं करता? तो क्या हम जिंदा रह पाते हैं? यहां तक कि और गहराई में जाओ, मान लो आप कल को बोल दोगे साहब हम तो कोई व्यक्ति हो सकता है कि हम लोग खेती बाड़ी की जरूरत थोड़ी, हम फल फूल तोड़ करके खा लेते है ना। तो फिर आप बोलेंगे कि साहब आप पेड़ पौधों पर तो निर्भर हो, लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, पौधों पर निर्भर हो गए आप।
अगर आप डायरेक्ट तोड़ के खा लेते हैं फल या जो भी उसमें प्राप्त होता है कंदमूल फल, कोई कह देगा साहब हम तो ये भी नहीं खाएंगे, हम तो डायरेक्ट मछली या जो मांस प्रदान करने वाले जानवर उनको मार के खा लेंगे, तो आप जानवरों पर निर्भर हो गए। यानी कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुष्य क्या है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा हेट्रोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स, स्वयंपोषी, विषमपोषी, परपोषी। तो विषमपोषी अपन क्या है, मनुष्य परपोषी है। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यही है निर्भरता और यही है सोसाइटी, यही समाज है। ठीक है, एक डेफिनेशन और लिख लो सोसाइटी की, लिखो परिवारों का ऐसा समूह, परिवारों का ऐसा समूह परिवारों का ऐसा समूह ऐसा समूह जो एक दूसरे पर निर्भर है, ये भी समाज की डेफिनेशन हो सकती है। हर एक सोसाइटी की यूनिट होती है कौन, परिवार, और परिवार की यूनिट व्यक्ति है। मनुष्य क्या है, परिवार का एक इकाई है, और मनुष्य के परिवारों के समूह मिलकर के समाज बना सकते हैं। हो सकता है 2 परिवार, 3-4 परिवार, कुछ बड़ी संख्या में भी समाज आपने सुने होंगे, जैसे भारतीय समाज। अब भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज में तो हजारों लाखों परिवार हो सकते हैं। ऐसे बड़े परिवार भी मिलकर के क्या कर सकते हैं, वैश्विक स्तर पर भी एक वैश्विक समाज भी हो सकता है ना। एक व्यक्ति के समूह ने मिलकर के परिवार बनाया, परिवारों के समूह से क्या बना, समाज, समाज के समूह ने मिलकर के कई राज्यों का निर्माण कर लिया, प्रांत बना लिए, और ऐसे कई प्रांतों का समूह देश बनाते हैं, है ना, जिसको राष्ट्रीय समाज बोलेंगे। और ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाज आपस में मिलकर के वैश्विक समाज भी बना सकते हैं। वर्ल्ड भी एक क्या है, सोसाइटी हो सकती है। ओके, क्लियर हुआ सभी को? आगे, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, सामाजिक इतिहास अगले चैप्टर में लिखो, सामाजिक इतिहास। लिख लो इधर सामाजिक इतिहास की डेफिनेशन। लिखो सामाजिक इतिहास क्या होता है। इतिहास की वह शाखा, इतिहास की वह शाखा जो राज्यों के मामले की बजाय, ये बड़ा कंटेंट छांट करके, कुछ गूगल की मदद, कुछ किताबों की मदद, तमाम प्रकार की मदद लेकर के हमारी टीम ने आपके सामने पेश किया है। इसको बढ़िया यूज करना ताकि आप आगे दिक्कत ना आए, है ना। लिख लिया, इतिहास की वह शाखा जो राज्यों के मामलों के बजाय, राज्यों के मामले की बजाय, राज्यों के मामलों की बजाय आम जीवन या आम लोगों, या फिर क्या बोलोगे, साधारण लोगों, ऐसे लिख लो, साधारण लोगों, साधारण लोगों, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक लोगों, आम लोगों, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक संरचनाओं और विभिन्न समूहों के संवाद पर बल देता है। इतिहास की वह शाखा जो राज्यों के बजाय, राज्यों के इतिहास तो हम राजनीतिक इतिहास में पढ़ते हैं, राज्यों के इतिहास की बजाय, इतिहास की बजाय साधारण लोगों, या आम लोग भी लिख सकते हो, साधारण लोगों, छुट्टी हो गई क्या इधर, साधारण लोगों, सामाजिक संरचनाओं, संरचनाओं और विभिन्न समूहों के, या वही हो सकते हैं वो लोग भी,
विभिन्न समूहों के संवाद पर बल देता है। कुल मिलाकर के ऐसे समझो इसका उदाहरण से, स्टेट की बात नहीं कर रहे, इसमें राजा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ये नहीं पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि उसके समय में वहां के लोगों का जीवन कैसा था, वहां के लोग क्या करते थे, उसको इसमें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि एक मिट्टी से जो वस्तुएं बनाता था, कुम्हार बोलते अपन, पोटर, उसका जीवन कैसा था, बढ़ईगिरी का काम करने वाले का जीवन कैसा था, खेती बाड़ी करने वाले किसान का जीवन कैसा था, वो कैसे जीवन में जी रहा था, कैसे उसकी दैनिक दिनचर्या थी, उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। वो आपस में क्या बातें करते थे, उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। यानी कि सोशल स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कई लोकल स्तर पर कई सारे ऐसे गाने बनते हैं जो किसी राजा महाराजा से रिलेटेड नहीं रहते हैं, लोकल के आदमियों से रिलेटेड रहते हैं, है ना, वो आपस में ही उनसे रिलेटेड, तो वो सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है वहां के स्थानीय स्तर पर। या फिर ऐसे देखो महिलाओं से रिलेटेड कि पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वो हम लोग उसमें पढ़ते थे। ऋग्वैदिक काल में देखा गया कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी हो गई। ऐसा कहा गया कि महिलाओं को तीसरी बुराई माना गया। उत्तर वैदिक काल में बोला गया कि महिला शराब और जुए के समान है, इतनी बुरी बेइज्जती। फिर मध्यकाल आते आते और ज्यादा उस पर प्रतिबंध लगा दी गई। मध्यकाल आते आते महिलाओं को पढ़ने से भी वंचित कर दिया गया, है ना, धार्मिक कथाएं नहीं सुन सकती थी, मंदिर मजारों में नहीं जा सकती थी, तमाम प्रकार के प्रतिबंध महिलाओं पर लगा दिए। और जब आधुनिक इतिहास आया तब हम लोगों ने देखा कि महिलाओं को सारे अधिकार मिले, आज महिलाएं भी बराबर पुरुष की भागीदारी है। जब हमें ये समझ में आया, मतलब हमारे जो पूर्वज थे उनको ये अक्ल आई कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, महिला भी पुरुष के समान ही एक बराबर भागीदार है, और बिना महिला के ये समाज नहीं बन सकता। आप उसको सेकेंडरी नहीं मान सकते, एक वो बराबर की भागीदार है। तब हमें ये महसूस हुआ। तो उस समय पे महिलाओं की स्थिति क्या थी एंशिएंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में क्या थी, मिडाइवल टाइम में क्या थी, और करंट में क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। किसको, सामाजिक इतिहास में उस समय के समाज के लोग कैसे रहते थे, समझ पाए। वहां के लेबरों का आपने देखो, गुलाम वंश में बहुत सारे दास खरीदे और बेचे जाते थे। आपने सल्तनत काल में बहुत सारे दासों का व्यापार होते हुए सुना होगा। अंग्रेज भी बड़े कमीने आदमी थे, ठीक है, वो क्या करते थे, यहाँ से दास उठाते थे, मतलब कि लेबर को उठाते थे, अफ्रीका में भेज देते थे, अफ्रीका वालों को उठाते थे, वहां पर अमेरिका में भेजते थे, कारखानों में काम करवाते थे। ये सारे काम उनके द्वारा किए गए। तो उस समय के दासों का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, ना कि हम लोग इसमें शासक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आम लोगों का जीवन ही सामाजिक जीवन इसमें मुख्य रूप से स्टडी करते हैं। शासक का जिक्र हो सकता है पर मुख्य रूप से उनके स्टडी करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ है? ओके, चलिए अब अगला लिखो। ये लास्ट डेफिनेशन है आज की। टाइम हो गया क्या? हाँ, भागना है साहब, पढ़ाई से भगा दो बस। सांस्कृतिक इतिहास, अगली डेफिनेशन लिखो भाई। सांस्कृतिक इतिहास क्या लिखेंगे? कल्चरल हिस्ट्री। लिखो पिछली सांस्कृतिक, यानी कि इतिहास मतलब वही जो पहले घट चुका है। वर्तमान में तो संस्कृति है, वो इतिहास नहीं है, पहले की पिछली सांस्कृतिक घटनाओं लिखो, जो एंसेंट में जो इवेंट्स इंसिडेंट हो चुके हैं, इवेंट हो चुके हैं कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। पिछली सांस्कृतिक घटनाओं, पिछली सांस्कृतिक घटनाओं, ऑब्लिक में कर लो, गतिविधियों, ज्यादा बढ़िया शब्द रहेगा गतिविधियों। पिछली सांस्कृतिक गतिविधियों
जैसे कि क्या क्या होगा सांस्कृतिक गतिविधियों में? त्योहार, फेस्टिवल आपने सुने होंगे, सुने क्या, एंजॉय भी किए होंगे। अभी कौन सा आने वाला है? हाँ, नया साल। पर्व कल कौन सा निकला था, परसों? क्रिसमस है ना। अभी 26 तारीख को क्या निकला था? अभी एक नया पर्व स्टार्ट हुआ है। आपने सुना होगा कि वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर से, है ना। गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे उनके शहीद दिवस के रूप में। तो अब जो सिख समुदाय है उनके साथ पूरा भारत इसको एंजॉय करेगा। तो क्या होगा, ये भी एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो एक ये भी पर्व होते हैं, एक ये भी पर्व होते हैं। आपने होली, दिवाली, है ना, ईद, है ना, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ऐसे ही आपने कई सारे वो सुने होंगे त्योहार के बारे में। त्योहार, समारोह, समारोह वे कुछ नहीं है, एक दूसरे के लगभग मिलते जुलते हैं, पर्यायवाची भी है। उत्सव, है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है कुछ में। लिख लिया? त्योहार, समारोह, पर्व, उत्सव, प्रथाओं, या फिर इनको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर लो। उत्सव, पर्व, त्योहार, समारोह, उत्सव, विचारधाराओं, इधर लिख दूं, विचारधाराओं, आइडियोलॉजी। विचारधारा मीन्स आइडियोलॉजी। विश्वास, फैथ की भी बात चल रही है भैया, ठीक है। विश्वास, प्रथा, जो भी ट्रेडिशन हम लोग मानते हैं, प्रथाओं, प्रथा, वर्ग आदि। के अध्ययन को क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक इतिहास। एक एक शब्द को समझने का प्रयास करिएगा। इतिहास कहते हैं, समझो क्या है, पिछली सांस्कृतिक घटनाओं, यानी कि अभी तक जो घटित हो चुकी है उनके बारे में हम लोग सुनेंगे। घटनाएं या गतिविधियां ज्यादा बढ़िया शब्द रहेगा, घटना तो नेगेटिव भी हो सकता है। जिसमें त्योहार, अभी एमपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स हुआ था, अपन चर्चा कर चुके थे। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था ना, गणेश उत्सव की शुरुआत किसने करी थी, है ना। 4 ऑप्शन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और 2 और ऑप्शन थे। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक। जो आपने सुना होगा ये त्योहार गणपति बप्पा मोरिया। तो ये गणपति बप्पा मोरिया कब से स्टार्ट हुआ, उस इसको हम मान लेंगे क्या, त्योहार है। आपने देखा होगा, पर्व भी मान सकते हैं, समारोह भी मान सकते हैं, उत्सव भी। त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं, गणेश उत्सव। तो ये कब से स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है। ऐसे आपने सिंहस्थ का नाम सुना होगा। सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन में होता है। मैंने क्या बोला? अच्छा, सिंहस्थ बोलते हैं उसको, सिंहस्थ, ठीक है ना। सिंह यानी शहर, सिंह, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है तो ये मनाया जाता है। तो ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने शासक थे, शायद हर्षवर्धन थे या फिर कुषाण थे, कनिष्क थे। उन मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हर्षवर्धन या कनिष्क के समय पे स्टार्ट हुआ था। तब से अभी तक हम लोग मनाते हैं, हर 12 साल में महाकुंभ आता है ना, मनाते हैं। ऐसे ही आपने ये भी तो सुना होगा कि होली मनाते हैं, कब से स्टार्ट हुआ? मनाते तो है साहब, पर पता नहीं। कथा सुनी होगी ना होली के बारे में कि एक राक्षस था, उसकी बहन थी, भक्त प्रहलाद थे, भगवान ने दर्शन दिए। तो वो उस समय पे वो स्टार्ट कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा भारत क्या है, विभिन्न धर्मों का त्योहार है। तो विभिन्न धर्मों के इतिहास के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि
पारसी लोग अपना फेस्टिवल किस दिन मनाते हैं, बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा को क्यों विशेष मानते हैं, जैन लोग जो हैं वो कौन से धर्म को, कौन से त्योहार को विशेष मानते हैं, है ना। ऐसे ही जो सिख समुदाय के लोग हैं वो कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा, ये क्या बोलते हैं, प्रकाश पर्व, है ना, गुरु नानक जयंती, ये तमाम प्रकार के त्योहार मनाते हैं। ऐसे हिंदू धर्म में तमाम प्रकार के जो त्योहार हैं, है ना। ऐसे ही इस्लाम में जो त्योहार हैं जैसे कि बकरीद, है ना, ताजिया, मुहर्रम, ये कैसे स्टार्ट हुए और क्या इनके बारे में प्रथाएं प्रचलित है उनके बारे में, और इनसे जुड़े लोगों का विश्वास कैसा है। विश्वास मतलब कि वो क्या क्या बिलीव रखते हैं, है ना। अलग अलग धार्मिक मान्यताएं, कोई व्रत करता है, कोई कुछ और करता है, उस दिन पूजा अर्चना करता है, ये सारा विश्वास में है, उनकी प्रथा है ये, ठीक है, ट्रेडिशंस, है ना। परंपरा, आपके यहाँ भी कई सारी परंपरा होगी, तो वो परंपराएं क्या है, इसकी स्टडी क्या है, कल्चरल इसमें पढ़ते हैं। यानी कि धर्म, सारी चीजों से रिलेटेड जो चीजें वो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। कल्चरल का पार्ट है धर्म भी एक, समझ पाए। जो रिलीजन है, रिलीजियस हिस्ट्री जो बात कर रहे हैं, वो भी इसका एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें विश्वास, प्रथाएं, वर्ग, ये सारी शामिल हो जाती है। ये क्लियर हुआ सभी को? ओके। अब कल इन सबको पढ़ के आना सब लोग, कल इसको याद करके लाना 4-5 डेफिनेशनों को, और एक चीज है, टास्क और है, कल कुछ चीजों के बारे में और सीख करके आना, ठीक है। पढ़ के आना अपने स्तर पर, फिर मैं बताऊंगा तो आप कुछ और ज्यादा आंसर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। लिखो कुछ टॉपिक। कल मतलब परसों नरसों की क्लास की छुट्टी है, 29 तारीख को पढ़ के आना। 2 दिन यहाँ क्लास, यहाँ पर वो एग्जाम होंगे, इस चक्कर में छुट्टी है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं प्रिय मित्र, तुम बढ़िया पुराना रिवीजन करो, ओके। हाँ, और किताबों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो भी मैं बात करूंगा ना। क्या बात कर रहा था मैं? लिख लो सभी लोग, टास्क लिख लो, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। आप लोग पढ़ के आना शासन क्या होता है, शासन की डेफिनेशन क्या है, मैं पूछूंगा। गवर्नेंस, गवर्नेंस, प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, आप भी लिख लो, मुझे बता देना कि ये लिखने हैं, पढ़ाने हैं। लिख लिया? ये क्लियर तो दिख रहा है ना, रेड कलर नहीं दिख रहा? अच्छा, लिखो भाई। प्रशासन, शासन, शासक, रूलर कौन होता है? आपने शासक का नाम सुना होगा जो शासन करता है। जनता भी पढ़ के आ जाना, जब शासक पढ़ के आओगे तो जनता क्या होती है। वैसे तो जनता हम सब हैं, ठीक। आगे लिखो, शासन, प्रशासन, शासक हो गया। आगे लिखो, राजनीति क्या होती है। समाज तो आप लोग जान गए, पॉलिटी है, तो तुम सही कह रहे हो भाई, पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटी तो राजनीतिक व्यवस्था होगी। अब अगला लिखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे तो एमपीपीएससी जीएस नहीं, मतलब एमपीपीएससी पेपर 6 में पूरा निबंध है 500 शब्दों का, संस्कृति और सभ्यता। लिखो, संस्कृति और सभ्यता। यूपीएससी ने पहले पूछा है ये सब प्रश्न, अब नहीं पूछ पाएगा, नहीं पूछ सकता है, पर ऐसे ना पूछ करके वो ऐसे पूछ सकता है कि संस्कृति के क्या प्रभाव हैं, नहीं है, सभ्यता अलग प्रकार। ऐसे नहीं पूछेगा कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, बहुत रेयर कंडीशन में, क्योंकि यूपीएससी ऐसे प्रश्न नहीं पूछता। अब वो प्रश्न के बेस को समझकर उस पर प्रश्न पूछता है कि इस संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने कि दक्षिण भारतीय समाज राजनीतिक व्यवस्था के ताने बाने से दूर एक सांस्कृतिक और स्थानीय पहचान को प्रदर्शित करता है, कुछ ऐसा प्रश्न था। यानी कि वो कहना चाह रहा है दक्षिण भारतीय समाज मतलब कि भारत भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, नेपाल भूटान भी शामिल है, म्यांमार को भी थोड़ा सा शामिल कर ले तो ये सारे लोग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। लगभग ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं,
ज्यादातर लोगों की जो करेंसी है वो रुपया है, ज्यादातर लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके त्योहार वगैरह भी सब सेम है, इस कारण से प्रश्न पूछता है। तो इसको लिख लो, संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। लिख लिया? वो थे 5। और अपना सिलेबस पढ़ के आना, सारे सिलेबस के जो मेंस के पेपर हैं उन मेंस के पेपरों के नाम, नहीं मेंस के पेपर जो है ना उन पेपरों के नाम याद है? जिनको याद है अच्छी बात है, वो गहराई से पढ़ें। और इतिहास का सिलेबस जरूर पढ़ लेना सब लोग, क्योंकि आगे के जो शब्द रहेंगे अपने इतिहास के सिलेबस से रहेंगे। ठीक है? ओके, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।